हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज संकेत और हम लोग आज शुरू करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर दैट इज द व्हाई चॉइस मैटर्स एंड द बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स। यस, हम लोग जानते हैं इकोनॉमिक्स एंड द इकोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न ऑफ द ईच एंड एवरी कंट्री। सो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमिस्ट के बारे में, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में और क्या वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स हमें अलाउ करती है इस पर्टिकुलर इकोनॉमी में। ये सारा डिस्कशन इस चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं दैट इज द स्कार्सिटी एंड द नीड फॉर चॉइस। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारी जो नीड्स है वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। जैसे नीड्स मतलब हमारी वांट्स जो है दैट इज द अनलिमिटेड। लेकिन क्या हमारी दुनिया में रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड है? जी नहीं, रिसोर्सेस हमारे पास में लिमिटेड ही है, लेकिन हमारे वांट्स है अनलिमिटेड। द स्कार्सिटी द कंसेप्ट हमें वही बताता है कि स्कार्सिटी इज द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट अराइज बिकॉज रिसोर्सेस आर लिमिटेड व्हाइल द ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। हमारे वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। So it means that we do not have enough resources to satisfy all our desires. हमारी जो इच्छाएं होती है, हमारे जो डिजायर्स होते हैं वो पूरे करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेस इनफ नहीं है। सो रिसोर्सेस इंक्लूड होते हैं लैंड है, लेबर है, मशीनरी है, नेचुरल रिसोर्सेस है लाइक वाटर एंड द मिनरल्स। पानी ही जीवन है, सब लोग जानते हैं। उसका भी रिसोर्सेस हमारे यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड है, इसलिए सारे लोग बोलते हैं पानी बचा के यूज, पानी संभाल के यूज करना चाहिए, पानी बचाना चाहिए ताकि आने वाले जनरेशन को पानी क्या है, पीने का पानी कैसा होता है ये भी पता होना चाहिए। समझे आप? सो रिसोर्सेस आर लिमिटेड। यस, रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड है, जैसे अपन ने देखा। सो पीपल मस्ट मेक चॉइसेस एंड फेस द ट्रेड ऑफ चॉइस मस्ट बी मेड। देखो ट्रेड ऑफ जो ये पॉइंट है हम लोग चैप्टर में आगे पढ़ने वाले, तो डिटेलिंग यहाँ पे अपन कवर नहीं करेंगे। चैप्टर में आगे इसके बारे में बहुत सारी पीपीटी मैंने कवर की हुई है। सो स्कार्सिटी डज नॉट मीन दैट समथिंग इज कंप्लीटली अनअवेलेबल, ऐसा भी नहीं है। सो इट मीन्स दैट इज द अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी। क्वांटिटी है लेकिन कैसी है? लिमिटेड है। किससे? एज कंपेयर द पीपल वांट्स। पीपल की जो नीड है उससे कंपेयर में क्वांटिटी लिमिटेड मात्रा में है। इवन डेवलप कंट्रीज फेस द स्कार्सिटी प्रॉब्लम। देखो डेवलप कंट्रीज में भी ये स्कार्सिटी प्रॉब्लम है बिकॉज कंट्री हैज अनलिमिटेड, नो कंट्री हैज अनलिमिटेड रिसोर्सेस। मतलब किसी की भी कंट्री के पास में अनलिमिटेड रिसोर्सेस नहीं है। सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे दैट इज हमारे रिसोर्सेस और हमारे अनलिमिटेड वांट्स। जैसे कि मैंने अभी बोला कि हमारी इच्छा, हमारे डिजायर्स होते हैं कि हम लोग कुछ और आगे जाए और चीजें खरीदे, तो वांट्स होती है हमारी अनलिमिटेड लेकिन रिसोर्सेस होते हैं लिमिटेड। ये इस चैप्टर का एक मेन अपने को एक पॉइंट मिल रहा है। जैसे ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बिकॉज एज सुन एज वांट्स इज सेटिस्फाइड अनदर अराइजेस। देखो सादी सी चीज है, हम लोग घर पे हैं, हम लोग घर पे पहले साइकिल इस्तेमाल करते थे। हमें इच्छा होती थी कि एक बार साइकिल खरीदे, लेकिन जैसे हमारे पास साइकिल आ जाती है तो हम लोग बोलते नहीं अभी मेरे पास बाइक होनी चाहिए। जैसे हमारे पास बाइक आ जाती है तो बोलते कि थोड़ी सी हमारे पास स्पोर्ट्स बाइक टाइप आनी चाहिए। जैसे बाइक आ जाती है तो फिर हम लोग बोलते कि हमारे पास कार आनी चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है साइकिल, साइकिल से लेके बाइक, बाइक से लेके कार, ये क्या है? हमारी प्रोसेस जो हमें रिक्वायर्ड होती है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग थोड़ा सा और हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है थोड़ा सा इंक्रीज करे, तो वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। ऑन द अदर हैंड अगर अपन देखेंगे रिसोर्सेस आर लिमिटेड। देखो ऑलरेडी हम लोग यही पॉइंट डिस्कस करते आ रहे हैं, रिसोर्स आर limited. A family has the limited monthly income. A country has limited land and नेचुरल रिसोर्सेस। हमारा मंथली इनकम पे मैटर करता है। अगर हम लोग लेना चाहते, फॉर एग्जांपल हमारे फैमिली में 4 मेंबर है तो 4 मेंबर्स के लिए लगता है उतना ही हम लोग मार्केट से लेके वेजिटेबल्स हो गए, हमारे फूड एंड ग्रेन्स हो गए, या भी फिर जो आइटम हम लोग खरीदते हैं वो लिमिटेड मात्रा में ही खरीदते हैं क्योंकि हमारा बजट हमें मैनेज करना पड़ता है। सो because of this imbalance between the unlimited wants and the limited resources, individual, businesses
एंड द गवर्नमेंट मस्ट मेक चॉइसेस। हर एक को चॉइस है क्योंकि बजट है, और अगर बजट है तो भाई सब बल्ले बल्ले है, मतलब सारी चीजें अपन खरीद सकते हैं, प्रॉपरली अपना लाइफ मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट स्पेंड ऑल दिस बजट ऑन द डिफेंस। देखो डिफेंस सिस्टम, पहले तो सैल्यूट है इंडियन डिफेंस सिस्टम को, जिस तरीके से हमारे लिए देश के जवान लड़ते हैं और हम लोग यहाँ से चैन की नींद ले पाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारा बजट डिफेंस को तो नहीं दे सकती है, बिल्कुल नहीं दे सकती, क्योंकि हमारे पास में एजुकेशन सिस्टम भी है, हेल्थ केयर सेगमेंट भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट भी है। तो गवर्नमेंट का जब बजट अलोकेशन का अगर प्लान देखा जाए तो उनको इस सेगमेंट में भी बजट अलोकेट करना पड़ता है। सिंस फंड्स आर लिमिटेड, फंड्स कैसे हैं, लिमिटेड है, सो इट मस्ट डिसाइड हाउ टू अलोकेट देम अक्रॉस द कंपीटिंग नीड्स। मतलब पर्टिकुलर सेगमेंट में उस बजट का कैसे इस्तेमाल करना है ये भी हमें देखना पड़ता है, और बरखूब ये गवर्नमेंट भी जानती है कि उनको कौन से सेगमेंट में कौन से टाइम में बजट इन्वेस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हम लोग जो कि हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है, स्कार्सिटी के कुछ एग्जांपल। पहला है टाइम मैनेजमेंट। अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करूं तो जैसे आप लोग अभी स्टूडेंट फेज में हो, बराबर है, सो आपके पास में अभी एग्जाम का शेड्यूल आ चुका है, एग्जाम के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप लोग स्टडी भी कर रहे हो, आपको सारे सब्जेक्ट का रिवीजन भी करना है। सो द स्टूडेंट मस्ट डिसाइड हाउ मच टाइम टू स्पेंड ऑन ईच सब्जेक्ट। देखो यहाँ पे बताया गया है कि हम लोग कौन से सब्जेक्ट के ऊपर एग्जैक्टली कितना टाइम देंगे। सेम एज ऑफिशियल वर्कर्स, जो भी ऑफिस में काम कर रहे उनको एक डेडलाइन दी जाती है काम करने के लिए। क्या दी जाती है, डेडलाइन दी जाती है। आगे का एग्जांपल आ रहा है बजटिंग का, कि जैसे हमने देखा कि बजट अलोकेशन करना पड़ता है, जिसमें हम लोग ग्रोसरीज पे स्पेंड करें, या फिर स्कूल की फीस रहती है, रेंट रहता है, इलेक्ट्रिसिटी रहती है, या फिर एंटरटेनमेंट का फैक्टर रहता है। एज अ फैमिलीज हैव द डिफरेंट गोल्स एंड डिफरेंट नीड्स एंड डिफरेंट वांट्स। सो if more money is spent on the one item, less is available for others। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पे जो बजट का देख रहे हैं उसको थोड़ा एलाबोरेट करेंगे कि अगर मुझे स्कूल की फीस भरनी है तो मुझे स्कूल की फीस भरनी तो 20,000 40,000 मिनिमम वन इंस्टॉलमेंट, फिर सेकंड इंस्टॉलमेशन बाद में होगा। लेकिन वही अभी थोड़ा सा रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है तो भाई ट्रिप तो करना जरूरी है, घूमने जाना जरूरी है, तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि वेदर आई इन्वेस्ट दैट 20,000 इन पर्टिकुलरली ट्रिप और फॉर द एडमिशन प्रोसेस ऑफ द स्कूल। तो ये तो एक बजट का इश्यू है, जो स्कार्सिटी का भी एक एग्जांपल है कि हमें कौन से लेवल पे कैसा बजट कहां पे डालना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है वाटर स्कार्सिटी। सो इंडिया के बहुत सारे पार्ट में यहाँ पे देखेंगे अपन, वाटर इज स्केयर एंड ड्यूरिंग द समर families store water and use it carefully because the supply is limited। अब पानी का भी एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे, जैसे अगर स्पेसिफिकली 2 दिन के बाद पानी आ रहा है, 4 दिन के बाद आ रहा है, 15 दिन के बाद आ रहा है, बहुत बार तो एक महीने के बाद कुछ जगह पे पानी आ रहा है, तो वाटर टैंकर से वहां पे पानी का सप्लाई हो रहा है, आप देखते हो, आपने न्यूज भी पढ़े होंगे। सो ये भी एक वाटर स्केर्सिटी उसका एक एग्जाम्पल है। प्रोडक्शन डिसीजन आते हैं, जैसे फार्मर होता है तो फार्मर उसके खेत में कौन सा क्रॉप ग्रो कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे बात करेंगे wheat or a vegetable। So growing more of one crop means growing less another। सिंपल सा इसका मीनिंग है कि अगर हम लोग कोई भी एक क्रॉप अगर ग्रो करते हैं तो प्रॉब्लम होगा अनदर क्रॉप को ग्रो करने के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट आता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। क्या है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जैसे अर्ली स्लाइड में अपन ने देखा कि डिफेंस में बजट डाला हुआ है, तो यहाँ पे क्या है देखो, ड्यूरिंग अ पैंडेमिक और इन एनी क्रिटिकल सिचुएशन द गवर्नमेंट में इंक्रीज द स्पेंडिंग ऑन द हेल्थ केयर। अब देखो जरूरत क्या है, जरूरत के हिसाब से गवर्नमेंट बजट को अलोकेशन करती है, और यहाँ पे पैंडेमिक की सिचुएशन है, देश में थोड़ा सा कुछ चैलेंज आया हुआ हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड, तो भाई बजट अपना पास होगा हेल्थ केयर सेगमेंट के लिए। सो मीच में रिड्यूस द फंड्स अवेलेबल फॉर द अदर प्रोडक्ट्स लाइक एज अदर प्रोजेक्ट लाइक एज हमारा रोड एंड कंस्ट्रक्शन। सो हमने देखा
कि बजट एलोकेट हुआ हेल्थ केयर सेक्टर में, तो वो इंपैक्ट करेगा रोड एंड कंस्ट्रक्शन के बजट के ऊपर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? होप सो। आगे चलते हैं, जो कि चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अब ये जो कॉस्ट है ना, ये ऑलवेज मनी में काउंट नहीं होगी। हाँ, ये ध्यान रखना है। ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट जरूर वर्ड है वहां पे, लेकिन कॉस्ट ऑलवेज वो जो है वो मनी में डिफाइन नहीं होगी। वो आपको एग्जांपल के तौर पे आगे समझने ही वाला है। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन व्हेन द चॉइस इज मेड। चॉइस इज मेड, जैसे हम लोग एक देखेंगे कि रिसोर्सेज सच एज टाइम, मनी एंड एफर्ट आर लिमिटेड। देखो पॉइंट समझो, टाइम, मनी एंड एफर्ट्स आर लिमिटेड एंड चूजिंग वन ऑप्शन मींस गिविंग अप अनदर। जैसे हमने एक ऑप्शन अगर चूज किया तो हम लोग दूसरे ऑप्शन को छोड़ रहे हैं, या फिर अगर दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं तो पहले ऑप्शन को अपन स्किप कर रहे हैं। तो देखो बोल्ड में है थोड़ा सा डिफाइन किया हुआ, द वैल्यू ऑफ द बेस्ट ऑप्शन दैट इज नॉट चूजन इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू अपन एलाबोरेट करेंगे। सपोज आपके पास 2000 रुपीज है और आप बाय करने जा रहे हो अ पेयर ऑफ शूज। क्या खरीदने जा रहे हो? पेयर ऑफ शूज। विद द सेम मनी, आपके पास उतने ही पैसे है 2000 रुपीज, एंड यू कुड हैव बॉट द बुक्स और सेव इट फॉर अ स्कूल ट्रिप। आपके पास ऑप्शन क्या क्रिएट हो रहा है? द बुक्स और द सेव इट फॉर द स्कूल ट्रिप। आप ट्रिप के ऊपर भी खर्चा कर सकते हो या फिर आप बुक भी खरीद सकते हो। सो if the next best alternative was the buying the books, then the opportunity cost of buying the shoes is the books you gave up। मतलब आपके पास ऑप्शन क्या है? एक तो आप बुक खरीदेंगे, या तो फिर आप शूज खरीदेंगे, या फिर आप स्कूल ट्रिप को जाएंगे। आपके पास बेस्ट अल्टरनेटिव जो ऑप्शन है उसको आप नेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हो, वो आपकी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। किसके तो भी एक गिव अप करना पड़ेगा। अगर आप स्कूल ट्रिप में जाते हो तो आप बुक नहीं खरीद सकते, शूज नहीं खरीद सकते। अगर आप शूज खरीद रहे हैं तो आप बुक्स नहीं खरीद सकते, ना ही ट्रिप पे जा सकते हो। तो जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला इस पॉइंट के कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नॉट ऑलवेज मेजर्ड इन मनी। मनी के फॉर्मेट में उसको ऑलवेज हम लोग नहीं देख सकते हैं। सो इट कैन ऑल्सो बी मेजर इन टर्म्स ऑफ टाइम, सेटिस्फैक्शन और अ बेनिफिट। जैसे हम लोग अगर साइकिल से जा रहे हैं 2 किलोमीटर, टाइम लग रहा है 10 मिनट का, लेकिन वही हम लोग बाइक लेके जा रहे हैं तो विद इन 2 मिनट्स और 3 मिनट्स हम लोग वहां पे आराम से पहुंच जाएंगे। दैट इज द बेनिफिट ऑफ द टाइम। हमने टाइम बचा लिया, हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शन था, तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, एक तो साइकिल या तो फिर बाइक। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट द स्टडी एंड द रिविजन टाइम यू लॉस्ट। मतलब वो हमें बताता है कि हमने टाइम लॉस्ट किया है या नहीं किया हुआ है। अब देखो हमने कुछ डिस्कशन किए थे हमारे डेली लाइफ में द स्कार्सिटी के बारे में। तो ये है डेली लाइफ डिसीजन मेकिंग एंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हमारे लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो हम लोग हमारे अपॉर्चुनिटी के हिसाब से वर्कआउट करते हैं। आपके साथ में भी डेली में ये चीजें होती होगी, आपको ये पता भी है, लेकिन जब इस टॉपिक से आप उसको रिलेट करेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। ओके, सो विदाउट रियलाइजिंग वी फेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन अवर एवरीडे लाइफ। जैसे मैंने अभी आपको बोला, जैसे स्टूडेंट है जो अभी 10th स्टैंडर्ड पास हो चुके हैं और उन्होंने साइंस की स्ट्रीम चुनी है। कौन सी? साइंस की। एंड दे गिव अप द ऑप्शन टू द स्टडी इन अनदर स्ट्रीम, और उनको अलग अलग स्ट्रीम में जाने के ऑप्शन ओपन है अभी भी। लेकिन द नेक्स्ट बेस्ट स्ट्रीम दे गिव अप इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चूजिंग द साइंस। मतलब आइदर वो साइंस को सिलेक्ट करेंगे, आइदर वो कॉमर्स या फिर आर्ट्स को या फिर डिप्लोमा को भी जा सकते हैं। तो उनके लिए वो क्या है? एक अपॉर्चुनिटी है। क्या है उनके लिए? वो एक अपॉर्चुनिटी है। सो इफ यू स्पेंड यूर इवनिंग प्लेइंग फुटबॉल और क्रिकेट, भाई किसको पसंद नहीं है? सबको पसंद है। और अभी तो फीफा चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में फीफा का फीवर है। मेसी, रोनाल्डो, आप तो भाई फैन है उसके, मुझे भी पता है। सो यू मे हैव लेस टाइम टू कंप्लीट द होमवर्क, लेकिन एग्जाम का टाइम है, एग्जाम चालू हो चुके हैं। हमारे पास हमें हमारा होमवर्क करने के लिए कुछ टाइम फ्रेम है।
लेकिन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द होमवर्क और स्टडी टाइम यू गिव अप। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप एक मिस कर रहे हो, वो पॉइंट है आपका टाइम। जिस टाइम में आपको पढ़ना चाहिए वो टाइम आप दे रहे हो फीफा और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का T20 देखने के लिए। तो समझो जरा, टाइम को भी मैनेज करो। अपॉर्चुनिटी है, टाइम यहाँ पे हम लोग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहे हैं। उसके बाद में एक एग्जांपल और है, खरीदने जा रहे हैं टेलीविजन। क्या खरीदने जा रहे हैं? टेलीविजन, दैट इज द टीवी। एंड दे मे पोस्टपोन द रिनोवेटिंग देयर हाउस। जैसे एक फैमिली है वो खरीदने जा रही है टेलीविजन और उन्होंने सोचा कि हमारे यहाँ का जो रिनोवेशन है घर का उसको हम लोग पोस्टपोन कर देंगे। क्यों पोस्टपोन कर देंगे? क्योंकि वो पहले खरीदना चाहते हैं टेलीविजन। सो the best next alternative that he postponed the renovation is the opportunity cost of buying the television. उनके लिए ये opportunity cost है the buying of the television. अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी 2 स्लाइड्स में डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट का स्पेंडिंग है ना, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। जैसे डिफेंस सिस्टम में किया, हेल्थ केयर सिस्टम में किया, पैंडेमिक सिचुएशन में। द गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर मनी ऑन अ बिल्डिंग ऑफ हाईवेज, इट में स्पेंड लेस ऑन द हेल्थ केयर। जैसे रोड एंड कंस्ट्रक्शन हमने बात की, अगर पैंडेमिक सिचुएशन में हेल्थ केयर में अगर पैसा ज्यादा जा रहा है तो अल्टीमेटली रोड एंड कंस्ट्रक्शन पे वो कम जाएगा, वाइस वर्सा सिचुएशन। सो द reduce द हेल्थ केयर स्पेंडिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट द हाईवे कंस्ट्रक्शन, जो हमने अर्लियर डिस्कस कर चुके हैं। यस, अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर का आ रहा है दैट इज द ट्रेड ऑफ्स इन्वॉल्व इन चॉइसेस। अब ट्रेड ऑफ क्या होते हैं दोस्तों? जैसे ट्रेड ऑफ मीन्स गिविंग अप वन थिंग टू द गेन अनदर। अगर कुछ दूसरी चीज हमें पानी है तो उसको पाने के लिए हमें एक आधी चीज छोड़नी पड़ती है। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द क्लोजली रिलेटेड टू द ट्रेड्स ऑफ। नियर बाय दोनों कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम है। देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द क्लोजली रिलेटेड टू द ट्रेड ऑफ्स बिकॉज एवरी चॉइस इन्वॉल्व द सैक्रिफाइसिंग द वन अल्टरनेटिव। मतलब हम लोग सोचते हैं कि हमें चाहिए गाड़ी, अगर हमें चाहिए 4 व्हीलर तो हम लोग ब्रांड में भी थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं और जो बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन अपने बजट के हिसाब से हमें मिलता है उसको अपन खरीदी करते हैं। सो एग्जांपल के तौर पे जैसे हमने फार्मर का देखा था, उसके खेत में वो ग्रो कर सकता है व्हीट या फिर शुगर केन। द प्रोड्यूसिंग मोर व्हीट मीन्स द प्रोड्यूसिंग द लेस शुगर केन। अगर जगह ही नहीं है क्योंकि उसने व्हीट ऑलरेडी बोया हुआ है तो वो शुगर केन वहां पे ग्रो कर ही नहीं सकता है, तो ये उसका एक अल्टरनेट ऑप्शन हो सकता है। A company must decide whether to invest in the new machinery or hire more workers. एक तो वो मशीनरी खरीदेंगे या फिर वर्कर्स को खरीदेंगे, मतलब वर्कर्स को काम के लिए रखेंगे। सो चूजिंग द वन ऑप्शन लिमिट्स द अनदर, मतलब कोई तो भी एक ऑप्शन वो सिलेक्ट करेंगे अल्टरनेटिव जो उनको बजट के हिसाब से आता है। ठीक है, द ट्रेड ऑफ्स आर अनअवॉइडेबल बिकॉज द स्कार्सिटी एग्जिस्ट एवरीवेयर। The goal of economic decision making is to choose the option where the benefits are greater than the opportunity cost. देखो, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बेनिफिट्स आर ग्रेटर। हमें बेनिफिट के लिए तो काम करना है, अगर बेनिफिट मिलेगा ही नहीं तो हम लोग काम क्यों करेंगे? प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं तो कोई कंपनी काम क्यों करेगी? वर्कर्स को पेमेंट कैसे देगी? अगर उनके पास में उसको बेनिफिट हो रहा है तो वो वर्कआउट कर पाएगी। अभी देखो, यह है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इकोनॉमी तो आप जानते हैं, अब इकोनॉमी को चलाने के लिए जरूरत होती है इकोनॉमिस्ट की। किसकी जरूरत होती है? इकोनॉमिस्ट की। सो इकोनॉमिस्ट कौन होते हैं? इकोनॉमिस्ट कैसे वर्क करते हैं? कौन कौन से एरियाज में वर्क डन करते हैं? कौन होते हैं लोग? इसके बारे में अपने को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। सो इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो एग्जामाइन करते हैं इंडिविजुअल, बिजनेस एंड द गवर्नमेंट द यूज द लिमिटेड रिसोर्सेज टू सैटिस्फाई द अनलिमिटेड वांट्स। हमारे देश में या पर्टिकुलर एक बिजनेस में कितनी मात्रा में कौन सी चीजें जरूरत है, साथ ही साथ लेबर कितना रिक्वायरमेंट है, प्रॉफिट कितना होने वाला है, लॉस कितना जाने वाला है, ये सारा का सारा पैरामीटर अगर कोई वर्कआउट करता है तो वो होता है इकोनॉमिस्ट।
वो व्यक्ति कौन होता है? इकोनॉमिस्ट. सो दे एनालाइज हाउ द डिसीजंस आर मेड रिगार्डिंग द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन. वो एनालाइज करते हैं किसको? प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को एंड द कंजम्पशन को, जो कि होता है गुड्स एंड सर्विसेज का. किसका होता है ये? गुड्स एंड सर्विसेज का. So their work helps in analyzing the problems and recommended the solution policies to improving the standard of the living in country. हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, हमारे कंट्री के स्टैंडर्ड्स को, ये सारी चीजें डिफाइन करने का वो काम करते हैं. अब है रोल ऑफ इकोनॉमिस्ट. अब इकोनॉमिस्ट के रोल क्या होते हैं? अब इकोनॉमिक्स के रोल क्या होते हैं इसके बारे में अपन देखते हैं. सबसे पहले मैंने आपको कंसेप्ट बताई कि इकोनॉमिस्ट कौन होता है. इकोनॉमिक्स जो होता है, जो कि इस पूरे देश को मैनेज करता है, कंट्री को मैनेज करता है, अलग अलग चीजों को मैनेज करता है. बराबर है. सो यहाँ पे हम लोग अगर बात करेंगे स्पेसिफिकली रोल ऑफ इकोनॉमिक्स की, तो वो स्टडी करता है, इकोनॉमिक्स के फंक्शन को मैनेज करता है, सजेस्ट करता है वेज टू इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन. मतलब किस तरीके से वर्कआउट हो सकता है, किस तरीके से डेटा मैनेज हो सकता है. साथ ही साथ दे कलेक्ट द डेटा, एनालाइज द ट्रेंड्स एंड यूज द लॉजिकल रीजनिंग टू अंडरस्टैंड द इश्यू सच एज इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. यस, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में भी वो यहाँ पे डिफाइन करता है. जैसे हम लोग एग्जांपल देखेंगे, अभी जो क्राइसिस हुए थे हमारे एलपीजी के बारे में, हमारे पेट्रोल के बारे में, डीजल के बारे में. सो इकोनॉमिस्ट जो होता है वो इसके बारे में स्टडी करता है. क्या करता है? स्टडी करता है. वो रीजन ढूंढते हैं कि भाई क्या एग्जैक्टली रीजन है, और अगर प्रोडक्शन कम है तो प्रोडक्शन कैसा बढ़ना चाहिए, उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं. साथ ही साथ सजेशन देते हैं, सोल्यूशन भी देते हैं. अब ये सारा काम कौन कर रहा है? इकोनॉमिस्ट कर रहा है. कौन कर रहा है? इकोनॉमिस्ट कर रहा है. सो इफ अनएम्प्लॉयमेंट इज राइजिंग, the economists analyze the causes and recommended policies such as the skill development programs or the investment in industries. स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम देने का काम करता है. यहाँ पे इकोनॉमिस्ट गवर्नमेंट को अप्रोच करते हैं और बोलते हैं कि भैया हमारे यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रिक्वायर्ड है, बिकॉज हमारे पास लेबर बहुत है लेकिन वो स्किल्ड नहीं है, तो उनको उस तरीके से काम के लिए तैयार करना, ये काम होता है इसके थ्रू. साथ ही साथ ड्यूरिंग द रिसेशन इकोनॉमिस्ट एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन इंक्रीजिंग द स्पेंडिंग और द रिड्यूसिंग द टैक्सेस एंड बूस्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी. जैसे पैंडेमिक सिचुएशन थी, तो पैंडेमिक सिचुएशन में जो लोन का रिपे होता है, लोन जो भरना पड़ता है, लोन का अमाउंट इंटरेस्ट भरना पड़ता है लोगों को, तो उसको थोड़ा सा गवर्नमेंट ने लिबर्टी दी थी कि चलो हम लोग 2-3 महीने उसको लेट भी भरे तो भी चलेगा, लेकिन उसके लिए बकायदा प्रोसेस की हुई थी. बैंकिंग में जाके लोगों को फॉर्म भरने थे, लोगों को बताना था कि मेरा कितना अमाउंट ड्यू है, किस तरीके से ड्यू है, हम लोग उसको कैसा भरने वाले. क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन में ऑलमोस्ट सारे जगह पे सैलरी 50% करवा दी थी, उसको कम कर दिया गया था, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट चले गए थे, लोगों की जॉब छूट गई थी. तो गवर्नमेंट ने उस टाइम पे भी लोगों को सपोर्ट किया था, है ना. आपने भी देखा होगा, न्यूज में पढ़ा होगा. सो ये सारी चीजें करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं इकोनॉमिस्ट. ओके, सो इकोनॉमिक्स कहाँ वर्क करते हैं, ये सवाल आपके मन में भी आया होगा, तो उसका जवाब भी हमारे सामने है कि इकोनॉमिक्स वर्क इन मेनी सेक्टर्स सच एज द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, बैंक्स, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द वर्ल्ड बैंक और प्राइवेट कंपनीज. बहुत सारे जगह पे हम लोग देखते हैं इकोनॉमिस्ट काम करते हैं. सो इसके बाद में जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन एंड अ कंजम्पशन. सो इकोनॉमिस्ट ऑफन द स्टडी इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्रू द 3 ब्रॉड प्रोसेस. अब इकोनॉमिस्ट जो होता है ना दोस्तों, ये 3 बड़े प्रोसेस पे काम करता है. सबसे पहला होता है प्रोडक्शन, उसके बाद में होता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड उसके बाद में होता है कंजम्पशन.
सो ये तीनों वर्ड आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हो, डेली लाइफ में भी आपने देखा होगा, इन तीनों वर्ड के बारे में सुना होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अपन थोड़ा टेक्निकली इसको देखेंगे। पहला पॉइंट आ रहा है प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे हमारे घर की एक बात पकड़ते हैं अपन कि एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारे घर में आने वाला आटा, गेहूं का आटा, अब आटा इज द डायरेक्ट फिनिश प्रोडक्ट जो हम लोग मार्केट से डायरेक्ट खरीद के लाते हैं, लेकिन आटा घर से आने के लिए पहले उसका क्रॉप ग्रो होना पड़ता है। क्रॉप ग्रो कौन करता है? फार्मर करता है, खेत में करता है। फिर गेहूं बनता है, गेहूं का फिर चक्की में आटा पीसा जाता है और फिर हमारे घर में वो एज अ रेडीमेड फॉर्मेट में आता है। तो ये क्या हो गया? प्रोडक्शन। ये क्या हो गया? प्रोडक्शन। सो व्हाट एग्जैक्टली इकोनॉमिस्ट स्टडी? अब इसमें इकोनॉमिस्ट क्या स्टडी करता है? सो विच टाइप ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस एंड हाउ मच इज प्रोड्यूस एंड व्हाट रिसोर्सेस आर यूज। वो देखता है कि कौन से टाइप का गुड प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में उसको प्रोड्यूस करना है, और उसको बनाने के लिए उसके रिसोर्सेस क्या क्या है, ये सारा उनको देखना पड़ता है। सो एग्जाम्पल है, जैसे कार फैक्ट्री यूज लेबर, मशीन एंड रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस द व्हीकल, and the economics analysis how efficiently these resources are used. So second point हमारा यहाँ पे आ रहा है, that is the distribution. कौन सा आ रहा है? distribution. So distribution में हम लोग अगर बात करेंगे कि examine how income is divided among the individual and groups, जैसे कि हम लोग इसको कौन कौन से इनकम लेवल पे उसको डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसको डिवाइड कर रहे हैं। जैसे उसको इंडिविजुअल ले रहे हैं या फिर ग्रुप में ले रहे हैं। क्या उसको इंडिविजुअल में कवर कर रहे हैं या फिर उसको ग्रुप में यूज कर रहे हैं। सो जब बात करेंगे इकोनॉमिस्ट एग्जामाइन, क्या? इकोनॉमिस्ट एग्जामाइन द हु गेट्स व्हाट शेयर, हु गेट्स व्हाट शेयर ऑफ इनकम एंड रिसोर्सेस। क्या बोलेंगे? इनकम एंड रिसोर्सेस। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे है, जैसे इन इंडिया इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड वैरीज बिटवीन द रिच एंड पुअर, वैरीज बिटवीन रिच एंड पुअर। जैसे इकोनॉमिक्स की बात चलेगी, स्टडी दिस इनइक्वालिटी एंड सजेस्ट टू रिड्यूस द इट। सो डिस्ट्रीब्यूशन का ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अलग अलग मात्रा में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अलग अलग क्वांटिटीज में होता है, उसके लिए रिसोर्सेस क्या लगती है, ये सारा हमें देखना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद में आता है कंजम्पशन। क्या आता है इसके बाद में? कंजम्पशन। सो कंजम्पशन मतलब क्या? एक्चुअली हम उसको कैसे कंज्यूम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं। So use of goods and services to satisfy the human wants and how economics analyzes the consumption. अब उसको वो कैसे देखते हैं? देखो बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज टू satisfy the human wants, लोगों की नीड क्या है? क्या है? लोगों की नीड क्या है? एंड हाउ इकोनॉमिक्स एनालाइज द कंजम्पशन, वो कैसे देखते हैं कि कंजम्पशन कैसा है। ठीक है। सो इकोनॉमिक्स एनालाइज द कंज्यूमर बिहेवियर, जहां पे people buy a certain products and how they respond to changes in price. So जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं हम लोग खरीदते हैं उसका प्राइस देख के, तो प्राइस क्या है, उसका वेटेज क्या है, हमारे लाइफ में उसकी वैल्यू क्या है, ये हमें देखना पड़ता है। सो एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ स्मार्टफोन फॉल्स, अगर स्मार्टफोन की कीमत अगर कम हो चुकी है तो मोर पीपल मे बी बाय देम एंड इकोनॉमिक स्टडी द ईच पैटर्न, वो लोग उसका इस्तेमाल करेंगे, उसको खरीदेंगे और इकोनॉमिक्स उसी के बारे में सोचेगा कि ये कैसे हुआ। अगर शॉर्ट हुआ है, मार्केट में प्रोडक्शन कम हुआ है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन क्वालिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन का डिमांड बढ़ेगा तो उस हिसाब से सप्लाई भी चलेगा। तो ये इक्वली वाइस वर्सा रेशियो है डिमांड एंड सप्लाई का, उसको मैनेज करने का काम कौन करता है? वो होता है इकोनॉमिस्ट। सो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन रियल लाइफ इशू। यस, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन रियल लाइफ इश्यूज।
So economic analysis help in the understanding and solving the real world problems. Yes, हमारे जिंदगी में हम लोग जो डेली प्रॉब्लम फेस करते हैं उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे इन्फ्लेशन. अब इन्फ्लेशन क्या है? When the price rise continuously, economics study the demand, supply and production cost to suggest the solution. अब देखो, प्राइस राइज हो रही है, कम ज्यादा हो रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है, तो इकोनॉमिक्स जो होता है सजेस्ट करता है डिमांड एंड सप्लाई को, जो मैंने अर्लियर आपको बोला. साथ ही साथ सेकंड पॉइंट हम लोग बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें अगर मार्केट में जॉब्स ही अवेलेबल नहीं है, सो इकोनॉमिक्स रिकमेंड करता है पॉलिसीज को कि इन लोगों को जॉब कैसे मिलेगा. इन लोगों को मतलब कौन सा? जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको जॉब कैसे मिलेगा, उसके लिए पॉलिसी डिजाइन की जाती है. So government budgeting. Economists help the government decide how to allocate the funds for education, healthcare, defense and infrastructure. तब जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट बजट अलोकेट करता है, जैसे हम लोग चैप्टर के शुरुआत से ही डिस्कस करते आ रहे हैं कि वो एजुकेशन में हो सकता है, हेल्थ केयर में हो सकता है, डिफेंस में हो सकता है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में हो सकता है. ठीक है. अब उसके बाद में आते हैं एनवायरमेंटल इशू. अब एनवायरमेंटल इशू क्या है कि इकोनॉमिस्ट स्टडी द इंपैक्ट ऑफ द पोल्यूशन एंड सजेस्ट द पॉलिसीज लाइक द कार्बन एंड टैक्सेस टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. भाई हम लोग बोलते हैं कि पेट्रोल बचाना चाहिए, डीजल बचाना चाहिए, ताकि आने वाले जनरेशन को ये सारे जो फ्यूल्स है वो मिलने चाहिए. मिनरल्स को हम लोग बोलते हैं कि संभाल के यूज करना चाहिए. साथ ही साथ हमारे यहाँ के होने वाले जो अलग अलग एयर पोल्यूटेंट से, साउंड पोल्यूशन से, इन सारों को भी हमें कंट्रोल करना चाहिए. और उस हिसाब से भी इकोनॉमिस्ट उसके ऊपर भी बजट खर्च करते हैं, बजट डालते हैं उसके ऊपर और बोलते हैं कि किस तरीके से पॉलिसीज डिजाइन किए जाए. ठीक है. उसके बाद में है पॉवर्टी रिडक्शन. यस, पॉवर्टी, गरीबी जिसको अपन बोलते हैं. थ्रू द डेटा एंड रिसर्च इकोनॉमिस्ट डिजाइन द वेलफेयर स्कीम एंड सोशल सेफ्टी द नीड्स टू सपोर्ट द वीकर सेक्शन. यस, वीकर सेक्शंस, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, ऐसे गरीब लोगों के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ नए सोर्सेस ढूंढती है और उनको हेल्प करती है यूजिंग द नॉलेज ऑफ द इकोनॉमिस्ट. ओके. सो अब यहाँ पे हम लोग जब बैठे हुए हैं हमारी इकोनॉमी में, हम लोग भी बहुत बड़ी इकोनॉमी है दोस्तों. अगर जीडीपी के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग लार्जेस्ट कंट्री जो 6 नंबर के पोजीशन में फिलहाल है. द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. अब प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं इकोनॉमी में, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. देखो, कोई भी टर्म है उसमें प्रॉब्लम्स जरूर आते हैं, और हमारे इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम्स के बिना सॉल्यूशन तो निकलते नहीं है, और सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं. तो एग्जैक्टली हमारे इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. So every economy in the world, whether developed or the developing, faces the 3 basic problem. चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री हो. So their problems arise because the resource such as the land, labor, capital and the time are limited. हमारे पास क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड टाइम, जो कि लिमिटेड फॉर्मेट में. चैप्टर के शुरुआत में स्कार्सिटी के बारे में बोला हुआ था. हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, लेकिन हमारी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है. हमारी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है. सो देयरफॉर एवरी कंट्री मस्ट डिसाइड हाउ टू यूज इट्स स्कार्स रिसोर्सेस एफिशिएंटली. तो 3 सवाल. पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस एंड थर्ड वन इज फॉर whom टू प्रोड्यूस. हमें एग्जैक्टली क्या प्रोड्यूस करना है, उसको कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है. ये बेसिकली 3 कंसेप्ट, ये 3 क्वेश्चन हर एक इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है. सो व्हाट टू प्रोड्यूस, ये पहला सवाल जब आता है तो ये डील करता है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कि हमने क्या एग्जैक्टली प्रोड्यूस किया है और किस मात्रा में उसको प्रोड्यूस करना है, इन व्हाट क्वांटिटी. ओके. सिंस रिसोर्सेस आर लिमिटेड, रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड है. देखो, इस चैप्टर में आपको अगर रिसोर्स के बारे में लिखना है तो ऑलवेज लिखना है रिसोर्सेस आर लिमिटेड, चाहे वो डेवलप कंट्री हो
चाहे वो अंडर डेवलप कंट्री हो, रिसोर्सेस आर लिमिटेड एंड अ कंट्री कैन नॉट प्रोड्यूस एवरीथिंग इन अनलिमिटेड अमाउंट। अनलिमिटेड अमाउंट्स कोई भी कंट्री प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। इट मस्ट डिसाइड वेदर टू प्रोड्यूस मोर इसेंशियल गुड्स, जैसे फूड हो गया, मेडिसिन हो गया एंड द बेसिक क्लोथिंग हो गया, और मोर लग्जरियस गुड्स हो गया। हम लोग देखते हैं कि जब कोई भी प्रोडक्ट हम लोग मार्केट से खरीदते हैं ना, तो उसके ऊपर उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है और उसके आखिर में उसकी एक्सपायरी डेट होती है। ये क्यों होता है? ये लॉट होता है जब ये प्रोडक्ट मार्केट में सेलिंग के लिए आता है तो, और इसके पीछे भी डिपेंड्स होता है उसका मार्केट का डिमांड और मार्केट में उसका आया हुआ सप्लाई। अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा डिमांडिंग मोड पे है तो सप्लाई भी उसी तरीके से होगा, और अगर डिमांड कम है तो ज्यादा सप्लाई करके कंपनी लॉस में नहीं जाना चाहेगी। तो इसलिए ये इकोनॉमिस्ट होते हैं जो इसका पूरा का पूरा एनालिसिस करते हैं, कौन कौन से एरिया में कौन कौन से प्रोडक्ट जाने वाले हैं एग्जैक्टली। तो बात करेंगे एग्जांपल पे, जैसे फार्मर विथ लिमिटेड लैंड, ऑप्शन अपने पास में विट एंड शुगर केन है, ये ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस का सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे जो है वो पैंडेमिक सिचुएशन कोविड-19 का था। जैसे हमने देखा कोविड-19 में ऑलमोस्ट सारी जगह पे लॉकडाउन था। यस, लॉकडाउन का मतलब था लॉकडाउन, मतलब कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, सिर्फ मीडिया रिपोर्टर्स रोड पे थे, डॉक्टर्स जो थे वो उनकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, और एसेंशियल सर्विसेज लाइक द मेडिसिन वहां पे था, वाटर सप्लाई वहां पे था, वो चीजें सब चल रही थी। लेकिन रेस्ट ऑफ द चीजें सारी की सारी बंद थी। इवन अपने स्कूल क्लासेस सारे ऑनलाइन चल रहे थे, एग्जाम्स ऑनलाइन कंडक्ट हो रही थी, ऑफिस ऑलमोस्ट शटडाउन हो गए थे, वर्क फ्रॉम होम लोगों को बोल दिया गया था। तो उस सिचुएशन में क्या आप बोलो, आपके यहाँ पे जो प्रोडक्शन था वो किन किन चीजों का था, मैं बताता हूं। जैसे प्रोड्यूसेस ऑफ द मास्क, सैनिटाइजर, हेल्थ केयर एंड द सर्विसेज। अगर मैं बात करूं, लोगों को जो सैनिटाइजर था ना, वो तक पता नहीं था कि सैनिटाइजर एग्जैक्टली क्या है। लेकिन जैसे कोविड-19 आया तो लोगों के शेल्फ में बैक साइड में पड़ी हुई जो बॉटल थी सैनिटाइजर की, उसको उनको एकदम याद आई कि यस, सैनिटाइजर ऐसी चीज है, उसको हाथ को रब करेंगे तो शायद से हमारे हाथ के जर्म्स मर जाएंगे, तो कोविड-19 फैलेगा नहीं। तो उस टाइम सैनिटाइजर को मार्केट में डिमांड आई। तो उस टाइम में इकोनॉमिस्ट ने बोला कि अब सैनिटाइजर का मार्केट अपग्रेड हो चुका है, बढ़ चुका है, जो कि 10 रुपए की बॉटल थी 100 रुपीज में बेची जा रही थी। सो एग्जैक्टली ये पॉइंट है, व्हाट टू प्रोड्यूस। उनको पता चल गया कि अब सैनिटाइजर का मार्केट है, अब मास्क यहाँ पे बेचेंगे। देखो आपको पता होगा समर का भी वहां पे मौसम था, रेनी का भी मौसम था, लेकिन छाते तो चल ही नहीं रहे थे क्योंकि लोग बाहर आ ही नहीं रहे थे, तो भाई उसका भी कुछ फायदा नहीं था। एसीज वगैरह तो चलो ठीक है वो चल ही रहे थे, लेकिन मास्क का प्रोडक्शन वहां पे ज्यादा हो चुका था, लेकिन जो लोग बाहर घूम रहे थे उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग आपने तो अब देखा होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि इकोनॉमिक बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंस एंड द डिमांड। अब ये जो सारे की सारे जैसे अपन ने एग्जांपल देखे, तो यह इंपॉर्टेंस एंड डिमांड के हिसाब से ही चलते हैं, ठीक है। तब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ रहे हैं अपन, हाउ टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, हाउ टू प्रोड्यूस। जैसे दिस प्रॉब्लम्स रेफर्स टू डिसाइडिंग द मेथड्स और द टेक्निक्स ऑफ द प्रोडक्शन। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि भाई प्रोडक्शन करने के लिए हमें लेबर तो रिक्वायर्ड होता है, साथ ही साथ मशीनरी भी रिक्वायर्ड होती है, बराबर है। लेबर भी रिक्वायर्ड होता है एंड द मशीनरी भी रिक्वायर्ड होती है। सो द चॉइस डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेस, कि जैसे मशीन खरीदने के लिए जो कॉस्ट लगती है या फिर लेबर को काम पे रखने के बाद उनको जो वेजेस देने पड़ते हैं वो भी कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होती है। तो चॉइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी कि वो मशीनरी को खरीदे या फिर लेबर को हायर करेंगे। सो हाउ टू प्रोड्यूस में वही पॉइंट आता है कि इंडिया वेयर द लेबर इज अबंडेंट एंड रिलेटिवली चीप एंड मेनी इंडस्ट्रीज द लेबर इंटेंसिव मेथड। यस, हमारे भारत की अगर बात करेंगे तो लेबर अबंडेंट मतलब भरपूर सारे मात्रा में अपने को मिलते हैं और वेरी चीप रेट में मिलते हैं, कम खर्चे में, मतलब वो ज्यादा सैलरी नहीं लेते हैं। सो मेनी इंडस्ट्रीज यूज द लेबर इंटेंसिव मेथड। सो ये मेथड कौन सी यूज होती है, लेबर इंटेंसिव मेथड। अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है जो थर्ड पॉइंट है, फॉर वूम टू प्रोड्यूस, किसके लिए हमें इसको प्रोड्यूस करना है। सो
This question deals with who will get the goods and services produced. So everyone cannot get everything. The economy must decide how goods and income are distributed among the people. जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे जाएंगे, एक्सपेंसिव कार्स आर जनरली परचेज बाय द वेल्दी इंडिविजुअल. देखो अनलिमिटेड वांट्स का एग्जाम्पल है यहाँ पे. हमारे पास एक सेडान क्लास है, हमारे पास में एक इकोनॉमिक लेवल की कार है, लेकिन हम लोग जब सोचते हैं कि हमारे पास एक एक्सपेंसिव कार होनी चाहिए तो हम लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते. लेकिन अगर अपन वेल्दी इंडिविजुअल्स की अगर बात करेंगे तो ये लोग उसको प्रेफर कर सकते हैं, विद इन सिंगल मिनट में उसका डिसीजन ले सकते हैं और वो कार खरीद सकते हैं. तो हमने देखा होगा लिमिटेड एडिशंस निकलती हैं तो वो ऑन डिमांड चलती है. लिमिटेड एडिशंस आती है कार्स में, आपने भी ये सुना होगा. यस, वो भी डिमांड पे जाती है. सो नेक्स्ट ये पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक सिस्टम. अब देखो कोई भी अगर देश है, कोई भी अगर कंट्री है तो उसके यहाँ पे उसके स्पेसिफिक एक इकोनॉमिक सिस्टम है. तो यहाँ पे हमें बेसिकली 3 मेन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम मिलती है, जो है मार्केट इकोनॉमी, दूसरी है सेंट्रली प्लान इकोनॉमी और थर्ड वन इज द मिक्स्ड इकोनॉमी. देखो नाम के हिसाब से अलग अलग होते हैं इस इकोनॉमी के पैरामीटर्स. तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे मार्केट इकोनॉमी, जिसको हम लोग फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं. सो इस मार्केट में क्या है बेसिकली, देखो डिसीजंस आर मेड बाय द इंडिविजुअल. देखो डिसीजंस आर मेड बाय इंडिविजुअल एंड द प्राइवेट बिजनेसेस एंड प्राइसेस आर लार्जली गाइडेड बाय डिमांड एंड सप्लाई. जो भी कुछ गाइडेड होता है डिमांड एंड सप्लाई का, वो प्राइसेस के अकॉर्डिंग होता है. और ये जो इकोनॉमी होती है बेसिकली ये मार्केट को रेगुलेट करती है. और जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट भी इसमें बहुत ही कम हद तक इन्वॉल्व होता है. गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इस इकोनॉमी में थोड़ा सा कम होता है. इसके फीचर्स देखेंगे, ये एक प्राइवेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्स है, यहाँ पे कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स है, यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव इनका मोटो होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो जाए. और गवर्नमेंट जैसे मैंने बोला इनका लिमिटेड इंटरफेरेंस होता है, गवर्नमेंट इसमें बहुत ही कम हद तक पार्टिसिपेट करती है. इन मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक्स लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पे एक एग्जांपल भी है, वो है यूनाइटेड स्टेट का, जहां पे मेनी बिजनेसेस डिसीजंस आर गाइडेड बाय द कंज्यूमर डिमांड एंड प्रॉफिट, जो कि चलता है मैक्सिमम प्रॉफिट के बेसिस पे. If the demand of the electrical vehicle increases, companies produce more of them to earn profit. If the consumer stop buying a product, companies may stop the producing it. जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की अगर डिमांड आती है तो कंपनी उसको प्रोड्यूस करने लगती है, जैसे उसकी डिमांड खत्म हो जाती है फिर कंपनी उसका प्रोडक्शन बंद कर देती है. While in the system encourage the competition and the innovation, it can also lead the income inequality because access to many goods and services depends on the purchasing power. मतलब ऐसा एक खड़ा गजेट, जैसे अभी रेनी सीजन आ गया है, चलो इमेजिन करते हैं रेनी सीजन में ब्लूटूथ विद स्पीकर वाली अम्ब्रेला, ओके, जो ब्लूटूथ से कनेक्ट करती है, क्योंकि बारिश के टाइम में हमसे अगर फोन निकाल नहीं पाते बात करने के लिए, हेडफोन खराब हो जाते हैं, तो वाटर प्रूफ अम्ब्रेला आ चुकी है भाई. अम्ब्रेला तो वाटर प्रूफ ही होती है, हमको संरक्षण देती है, हमें प्रोटेक्शन करती है, बराबर है. तो उसमें आ चुके हैं ब्लूटूथ, उसमें आ चुके हैं स्पीकर्स, एक इमेजिन कर रहे हैं अपन. तो ये मार्केट ट्रेंड के हिसाब से चल रहा है, जैसे रेनी सीजन खत्म हो जाएगा इसकी डिमांड भी खत्म हो जाएगी. तो ये डिमांड के अकॉर्डिंग चलने वाला मार्केट है और ये प्रॉफिट मेकिंग मोटिव वाला मार्केट है, जो हम इसको फ्री मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं. ये एक एग्जांपल के तौर पे अपन ने इमेजिन करा, मैंने जो आपको बताया. उसके बाद में है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. अब देखो एक वर्ड कभी भी ध्यान रखो, सेंट्रली. सेंट्रली मतलब क्या, हम लोग द लेवल ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल. सेंट्रल मतलब सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन वाला गवर्नमेंट. तो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, अब इसमें ही सारा का सारा मीनिंग छुपा हुआ है. मतलब क्या, जहां पे गवर्नमेंट कंट्रोल एंड मेक ऑलमोस्ट ऑल मेजर इकोनॉमिक डिसीजन. देखो
सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल एंड मैनेज करते हैं सारी चीजों को, ठीक है। सो रिसोर्सेज आर ओन एंड मैनेज बाय द स्टेट एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज फिक्स द प्रोडक्शन टारगेट। यहाँ पे कौन फिक्स करता है टारगेट को? गवर्नमेंट फिक्स करता है। कौन करता है फिक्स? गवर्नमेंट करता है। सो इसके फीचर क्या है? अभी हमने मिक्स इकोनॉमी के तो फीचर देखे, अभी सेंट्रली प्लान इकोनॉमी के फीचर उससे थोड़े से अलग हो गए, क्योंकि वहां पे वो प्राइवेट सेक्टर था, यहाँ पे ये गवर्नमेंट सेक्टर है। सो गवर्नमेंट ओनरशिप रिसोर्सेस होते हैं, नो डाउट। सेंट्रल अथॉरिटी होती है इनको प्रोडक्शन एंड प्राइसेस के लिए। इक्वालिटी एंड द वेलफेयर होता है सारे लोगों के लिए, सेम स्ट्रेटेजी। एंड लिमिटेड प्राइवेट एंटरप्राइज, यहाँ पे लिमिटेड प्राइवेट एंटरप्राइज मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन यहाँ पे ज्यादा होता है, और लिमिटेड प्राइवेट एंटरप्राइज यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ वर्कआउट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है अपन? सो यहाँ पे एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरिया का। किसका एग्जाम्पल है? नॉर्थ कोरिया का। द गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट गुड्स आर प्रोड्यूस एंड हाउ मच। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितने मात्रा में वहां पे हम लोग प्रोडक्शन करेंगे प्रोडक्ट का, और द गवर्नमेंट में डिसाइड टू प्रोड्यूस मोर इसेंशियल गुड लाइक food and housing and luxury items. This system aims to reduce the inequality, but it may suffer from inefficiency, lack of competition and limited consumer choice. Yes, government decide करता है कि हमें कौन से essential goods को प्रोड्यूस करना है। जैसे लग्जरी आइटम्स को छोड़ के हमारे लिए नीड होती है फूड आइटम्स की, हमारे लिए नीड होती है हमारे लग्जरियस आइटम्स की। So this system the aims to reduce the inequality, but it may suffer from inefficiency, lack of competition and limited consumer choice. यहाँ पे चॉइस क्या हो जाती है? लिमिटेड हो जाती है। तो चलो इसके बाद में हम लोग आते हैं ये पॉइंट जो है मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो पहले हमने देखा मार्केट इकोनॉमी जो फ्री इकोनॉमी है, उसके बाद सेंट्रली प्लान इकोनॉमी, और ये है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स इकोनॉमी, थोड़ा सा आप मुझे बताओ कि मिक्स इकोनॉमी में क्या हो सकता है? आप बता पाएंगे मुझे मिक्स इकोनॉमी में एग्जैक्टली क्या है? आप बता पाएंगे? देखो नाम में ही सब कुछ है। मिक्स मतलब जहां पे हम लोग मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रली प्लान इकोनॉमी को कंबाइन करेंगे। किसको कंबाइन करेंगे? मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रल इकोनॉमी को कंबाइन करेंगे। सो यहाँ पे बोथ द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल। जहां पे गवर्नमेंट सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे कुछ फीचर्स के लिए बात करेंगे, जहां पे प्राइवेट ओनरशिप जो होती है गवर्नमेंट रेगुलेशन के साथ वर्क करती है। किसके साथ वर्क करती है? गवर्नमेंट रेगुलेशन के साथ वर्क करती है। सम स्ट्रेटेजिक सेक्टर जैसे डिफेंस एंड रेलवेज इन सम कंट्रीज मे बी ओन और क्लोजली रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। यस, इसको मैनेज कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है। मार्केट फोर्सेस डिटरमाइनिंग द प्राइसेस इन मेनी सेक्टर, जैसे मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होता है उसी के हिसाब से उसके प्राइसेस डिसाइड होते हैं, और गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर इनका दोनों का इंटरफेरेंस उसमें है। सो गवर्नमेंट इंश्योर्स द वेलफेयर थ्रू द पॉलिसीज एंड द स्कीम। गवर्नमेंट जो होता है वही इस चीज को अलग अलग पॉलिसीज के साथ डिफाइन करता है, डिस्कस करता है, और इसका एग्जाम्पल जो है हमारी कंट्री दैट इज इंडिया। यस, मिक्स इकोनॉमी की अगर बात करेंगे तो हमारी कंट्री इंडिया ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है इस इकोनॉमी का। सो प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट इन सेक्टर लाइक द आईटी एंड मैन्युफैक्चरिंग। कहां पे? जैसे प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट करती है आईटी एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को, while the government plays a major role in areas such as the defense and public transport. पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो सकता है या फिर डिफेंस सिस्टम हो सकती है, alongside private participation in many places. और बहुत सारी जगह पे प्राइवेट कंपनीज भी काम करती हैं एंड गवर्नमेंट कंपनीज भी काम करती है। बहुत बार गवर्नमेंट एंड प्राइवेट का जॉइंट वेंचर भी होता है जो कि पीपल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ठीक है। सो मिक्स इकोनॉमी ट्राइज टू कंबाइन द एफिशिएंसी ऑफ मार्केट सिस्टम विद द सोशल वेलफेयर गोल्स ऑफ अ प्लान सिस्टम। यस, सोशल वेलफेयर गोल्स
ऑफ अ प्लान सिस्टम, मतलब लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए ये सिस्टम काम करती है। ये कंपैरिजन दिया हुआ है शॉर्टकट में जो हमने डिस्कस किया, ये जस्ट रिकॉल के लिए है। तो अपन डायरेक्टली नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। अब वेलफेयर इकोनॉमी, वेलफेयर इकोनॉमी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वेलफेयर के बारे में सोचना है। कोई भी इकोनॉमी अगर काम कर रही है तो वेलफेयर के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। वेलफेयर किसका? तो सिटीजन का, मतलब पीपल का, जो लोग यहाँ पर रहते हैं उसके लिए इकोनॉमी कैसे वर्कआउट करती है। सोचो, लोग माइग्रेट होके भी जाते हैं, कंट्री छोड़ के जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं हमारा यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ऑलवेज ट्राई करती है कि पोअर से लेके रिच लोगों तक हमारे यहाँ की सारी फैसिलिटी सेम मिलनी चाहिए, सेम मात्रा में मिलनी चाहिए। तो उसके लिए अ वेलफेयर ओरिएंटेड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच गवर्नमेंट टेक्स द एक्टिव स्टेप टू प्रमोट द एक्टिविटी। तो उसके बाद में वेल बीइंग ऑफ ऑल सिटीजन, जैसे मैंने अभी बोला, वेल बीइंग ऑफ ऑल सिटीजन, सारे सिटीजन्स के लिए उनको काम करना है। एंड स्पेशली द पुअर एंड द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो लोग गरीब है स्पेशली उनके लिए। एंड द मेन एम इज नॉट ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ बट ऑल्सो सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं, लेकिन सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी के लिए भी ये काम करती है। दैट इज द वेलफेयर economy. So in a welfare economy, the government aims to ensure that the basic needs such as the food, education, healthcare and the housing are accessible to everyone, not just those who can afford them. ऐसा नहीं है कि जिसको अफोर्ड कर सकता है उसको ही वो प्रोवाइड करते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं है। सबको ए से लेके जेड तक, मतलब पोअर से लेके रिचेस्ट पर्सन तक गवर्नमेंट चाहता है कि उनको ये फैसिलिटी मिले और उसी के हिसाब से वो वर्कआउट करते हैं। अब उसके बाद में पॉइंट आता है मीनिंग ऑफ वेलफेयर इकोनॉमी। अब इतने सारे पॉइंट डिस्कस करने के बाद मीनिंग तो आपको पता ही चल गया होगा, लेकिन फिर भी टेक्निकल लैंग्वेज में उसको एक बार देख लेते हैं। A welfare economy focuses on the improving the quality of the life of the people. Yes, improvement the quality life of the people. इसके बारे में वेलफेयर इकोनॉमी काम करती है। It recognizes that is in the purely market-based system, some people may be left behind due to the poverty, unemployment, illness or lack of opportunities. जैसे बहुत सारे लोग पॉवर्टी की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, इलनेस हो या फिर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज हो, तो उसके लिए ये वेलफेयर इकोनॉमी काम करती है, एस्टैब्लिश करते हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म। और एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखेंगे कि इफ एजुकेशन इज द ओनली प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिलीज मे नॉट बी एबल टू अटेंड द स्कूल। अगर सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अगर ये सारी चीजें एजुकेशन की होगी तो सेगमेंट जो पुअर फैमिलीज है वो बच्चों को कहां पे पढ़ाएंगे? यस, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट ने प्रोविजन करवा के रखी है। सो इन हेल्थ केयर सर्विसेज आर वेरी एक्सपेंसिव, many people may not receive the proper treatment. So therefore, in a welfare economy, the government and the intervenes to provide the essential service and reduce the inequality. सेवा धर्म दवाखाने होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, बराबर है, वहां पे भी सेवा भाव हॉस्पिटल्स जहाँ पे नॉर्मल मिनिमम रेट से भी ट्रीटमेंट की जाती है, बस उस सेगमेंट के लोगों को वहां तक पहुंचना है। अब वेलफेयर इकोनॉमी तो हमने देखी, बराबर है। सो इस वेलफेयर इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल क्या है ये हमें देखना है। सो द गवर्नमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एंश्योरिंग द फेयरनेस एंड द सोसाइटी सोशल सिक्योरिटी। द की फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे सोशल सिक्योरिटी एक चीज है, तो की फंक्शन अभी क्या है वो देखो। सबसे पहले प्रोवाइडिंग द पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे लोगों को रोड्स, ब्रिजेस, पब्लिक पार्क्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीजें पब्लिक यूज के लिए प्रोवाइड करना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट आता है रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी। जैसे हम लोग बोलते हैं हमारा देश इक्वालिटी है, वहां पे सब लोग हम लोग सेम है, कोई भी ऊंच नहीं है, नीच नहीं है, कोई भी कास्ट, रिलीजन, रेस, द प्लेस ऑफ बर्थ, कुछ भी नहीं, सब लोग क्या है, इक्वल है। सो इनइक्वालिटी को कम करना है। सो इन द केस ऑफ द गवर्नमेंट कलेक्ट द टैक्सेस फ्रॉम द हायर इनकम ग्रुप्स एंड यूजेस द रेवेन्यू टू द फंड वेलफेयर प्रोग्राम्स
फॉर द डिसएडवांटेज ग्रुप्स। डिपेंड्स अपॉन टैक्स स्लैब, आप जानते हो बजट में भी डिस्कस होते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट द पुअर से लेकर रिचेस्ट तक अलग अलग फॉर्मेट में ये डिवाइड किए गए हैं। उसके बाद में इंप्लीमेंटिंग द वेलफेयर स्कीम, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम होगा या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर्स होगा, जैसे सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं। एंड द फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, जैसे छोटे बच्चे जो 5 साल के अंदर है उनको पोलियो की डोज दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट, बराबर है। सो ये भी एक वेलफेयर स्कीम में कन्वर्ट होता है। सो रेगुलेटिंग द मार्केट्स, जहां पे गवर्नमेंट रेगुलेट करता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, प्रिवेंट करता है एक्सप्लॉयटेशन को एंड सेट्स द मिनिमम लेबर स्टैंडर्ड्स, जैसे हर एक लेबर को उसका मिनिमम वेज मिलना चाहिए अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट। ओके, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट चेक्स द क्वालिटी ऑफ फूड थ्रू द स्टैंडर्ड लाइक FSSAI, जिसके माध्यम से हमारे यहाँ पे जो फूड है उसकी क्वालिटी कैसी है उसको भी चेक किया जाता है। सो ये था रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द वेलफेयर इकोनॉमी। अब उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ रहा है दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सोशल सेफ्टी नेट्स। सो सोशल सेफ्टी नेट्स आर प्रोग्राम डिजाइन टू प्रोटेक्ट द पीपल ड्यूरिंग द डिफिकल्ट टाइम, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, इलनेस है या ओल्ड एज है। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो आप जानते हो जिनको पगार मिलता नहीं है, मतलब उनको जॉब ही नहीं है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट में बोलते हैं, जो बेरोजगार होते हैं। इलनेस, जो बीमार है, और जो थोड़े से ओल्ड एज हो चुके हैं, उनके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल मिड डे मील स्कीम फॉर द स्कूल चिल्ड्रन, ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 8th स्टैंडर्ड में। फ्री एजुकेशन अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट, यस, आरटी के तहत हम लोग स्कूलों में एडमिशन भी लेते हैं। पेंशन स्कीम्स फॉर द सीनियर सिटीजन, यस, सीनियर सिटीजन्स को पेंशन स्कीम भी गवर्नमेंट देती है ताकि उनका बचा हुआ लाइफ उस अमाउंट से आगे जाएगा। सो दिस प्रोग्राम इंश्योर दैट इवन द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कैन लिव विद द डिग्निटी एंड द सिक्योरिटी। इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा मकसद होता है कि आने वाले समय में उनको एक रिस्पेक्ट मिले, डिग्निटी मिले एंड द सिक्योरिटी मिले। Without the social safety nets, the economic inequality may increase and may people the may struggle to meet the basic needs. अगर हमारे पास सोशल सेफ्टी नहीं है तो शायद से हमारे नीड्स, हमारे वांट्स हम लोग सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिक जो चैप्टर था जिसमें हमने काफी सारी चीजें देखी, जहाँ पे अपन ने इकोनॉमिस्ट कौन होते हैं, इकोनॉमिक्स का रोल क्या होता है ये हमने देखा, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हमने देखी, उसके बाद में वेलफेयर इकोनॉमी देखी। बहुत सारी चीजें जो है हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है जो हमने यहाँ पे सीखी है। आज आगे से आप भी थोड़ा सा ध्यान रखें, डेली लाइफ में हम लोग जब घूम रहे हैं तो इकोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट है जो हम लोग हमारे साथ में लेके ही चलते हैं। सो ये हमारा एमसीए एकेडमी का एसएसटी का एक लेक्चर था जो आप हमारे ऐप पे जाके भी देख सकते हैं, और आगे भी हमारे साथ ट्यून रहिए हमारे एमसीए एकेडमी ऐप पे, ताकि आपको अलग अलग सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड फॉर्मेट में लेक्चर्स वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।